Hello students, your subject is IBM International Business Management and today's topic is incentive and subsidiary voluntary export restraints। ये बेसिकली हम जो ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये आपकी फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन होती हैं। इससे पहले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन के अंदर उसमें हमने टैरिफ बैरियर्स हमने और साथ के साथ आपका नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो वो भी आपकी फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन है और ये भी आपकी फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन है, ठीक है। वहां पर क्या था, वहां पर बेसिकली हमारा मेन फोकस क्या था कि भाई हम किस तरीके से जो ज्यादा से ज्यादा आउटसाइड से आपका इंपोर्ट आता है उसे हम मिनिमाइज कर सके, उसे हम कंट्रोल कर सके। यदि हम इंसेंटिव और सब्सिडीज की बात करेंगे तो यहाँ पर मेन फोकस जो आपका होता है कि जो हमारी एसएसआई होती हैं, एसएसआई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उन्हें किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए जो आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आपकी होती है, ठीक है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे इसमें कि व्हाट अबाउट द इंसेंटिव एंड सब्सिडीज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इंसेंटिव और सब्सिडी बेसिकली क्या होती है कि ये आपकी गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। जो आपकी फर्म्स होती हैं मेनली एसएसआई फर्म्स, उन्हें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट वहां पर कंसेशन देती है, कुछ ना कुछ टैक्स में रिडक्शन करके देती है, कुछ ना कुछ मशीनरी परचेज करने पर उन्हें वहां पर बेनिफिट देती है, कम प्राइस में उन्हें प्रोवाइड बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो आपकी एसएसआई होती है, ठीक है, वो एक मोटिवेशन के थ्रू काम करना स्टार्ट कर देती है और ज्यादा से ज्यादा जो है जो आपकी एसएसआई होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है। मेनली जो यदि हम इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या है कि भाई ज्यादा से ज्यादा एसएसआई जो होती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उन्हें ओपन किया जाए। उससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट वहां पर मिलेगा और उन्हें मोटिवेट करने के लिए जो आपके एसएसआई होते हैं या स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर होते हैं गवर्नमेंट उन्हें इंसेंटिव और सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है। जो आपके बेसिकली इंसेंटिव और जो सब्सिडी आपकी होती है ये आपकी एक तरीके की एक तरह से आपका कंसेशन होता है, एक तरीके से आपको रिलैक्सेशन होता है कि जिससे कि क्या आप अपनी एसएसआई को जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं आपने सक्सेसफुली रन कर सकते। तो उसके लिए आपके जब हम बात करते हैं इंसेंटिव और सब्सिडीज की तो उसके कुछ आपके टाइप्स हैं, जैसे किस टाइप्स में आपको इंसेंटिव और सब्सिडी मिलती है। तो उसमें सबसे पहला आता है आपका रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट आपकी होती है वो क्या करती है कि कुछ आपके ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें वो एसएसआई के लिए रिजर्व कर देती है। एसएसआई के लिए रिजर्व करने का मतलब कि इन प्रोडक्ट्स को केवल ये ही आपकी इंडस्ट्री या ये ही आपकी यूनिट इन्हें प्रोड्यूस करेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो जो आपकी एसएसआई जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है उस सेक्टर में कोई आपकी बिग इंडस्ट्री नहीं आ पाती, साथ के साथ उस सेक्टर में किसी दूसरे इंडस्ट्री की एंट्री नहीं हो पाती। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी एसएसआई है वो आपकी कंटिन्यूली ग्रोथ करती है, उन्हें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और उन्हें साथ के साथ प्रोटेक्ट भी किया जाता है जो आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। इसमें भी सेम यही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट हैज रिजर्व प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन आइटम्स एक्सक्लूसिवली फॉर द स्मॉल स्केल सेक्टर। सेकंड वन आता है आपका प्रेफरेंस इन गवर्नमेंट परचेज। प्रेफरेंस इन गवर्नमेंट परचेज का मतलब क्या है कि जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स परचेज करती है अपनी यूनिट्स के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए जो भी आपके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उन सबको जो है गवर्नमेंट आपकी यूज करती है। तो जो गवर्नमेंट उन्हें परचेज करती है तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि जो आपकी एसएसआई जो होती है उन्हें मोटिवेट करने के लिए वो उन्हें वहां पर पहले प्रेफरेंस देकर चलती है, ठीक है। तो इसमें यही है इस वाले यूनिट के अंदर कि प्रेफरेंस इन गवर्नमेंट परचेज। इट मींस क्या है कि वहां पर आपको जो आपका जो सरकार होगी वो उन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो उनसे वहां पर परचेज करके आपकी चलेगी। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो आपका थर्ड पॉइंट है, वो है आपका प्राइस प्रेफरेंस। प्राइस प्रेफरेंस क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है एसएसआई यूनिट्स आर गिवन प्राइस प्रेफरेंस अप टू मैक्सिमम 50% in respect of certain items purchased both
स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल यूनिट्स। यहाँ पर एसएसआई के अंदर प्राइस प्रेफरेंस भी दिया जाता है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जब गवर्नमेंट उन्हें टैक्स में छूट दे देती है, ठीक है, उन्हें जो मशीनरी होती है, जो वो मशीनरी परचेज करते हैं या जो वो यूनिट एस्टेब्लिश करते हैं, उस पर उन्हें कुछ इंसेंटिव दे देती है, कुछ सब्सिडी दे देती है, तो वो बेसिकली वहां पर क्या होता है कि जो वो अपने प्राइस को कुछ वहां पर कम कर सकते हैं और मार्केट के अंदर वो अपना कम्पीट कर सकते हैं, अपने आप को मार्केट के अंदर वो एग्जिस्ट वहां पर कर सकती है। इसके अलावा होता है कि सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है कि गवर्नमेंट एंश्योर करती है कि जितनी भी आपकी एसएसआई यूनिट्स होती है, बिल्कुल गारंटी नहीं देती, बट उन्हें ये एंश्योर करती है कि भाई जो भी रॉ मटेरियल की सप्लाई होगी, जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, या जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करते हो उसे बनाने में जो भी रॉ मटेरियल यूज आपका होता है, उसकी आपको कंटिन्यूटी जो है वहां पर सप्लाई मिलेगी, उसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। इसके बाद आपका फिफ्थ आता है एक्साइज ड्यूटी। देखो दो ड्यूटी होती है, एक तो कस्टम ड्यूटी होती है, एक आपकी एक्साइज ड्यूटी होती है। कस्टम ड्यूटी बेसिकली जब लगती है कि जब कोई भी प्रोडक्ट जो है क्रॉस बॉर्डर करता है, मीन्स की वन कंट्री से अनदर कंट्री में जाता है, तो जब क्रॉस बॉर्डर आपका होता है तो वहां पर आपकी क्या लगती है, वहां पर आपकी एक्साइज ड्यूटी लगती है, सॉरी कस्टम ड्यूटी लगती है। एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो बेसिकली गवर्नमेंट जो होती है, जो इंडस्ट्रीज होती हैं या जो आपकी फर्म्स होती हैं, वो उनके ऊपर इम्पोज करती है कि भाई आपको इतना परसेंट जो है गवर्नमेंट के पास आपको टैक्स देना है, इतने परसेंट आपको 5%, 7%, 8% या 10% आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। उसके बाद आता है आरबीआई क्रेडिट गारंटी स्कीम्स। आरबीआई क्रेडिट गारंटी स्कीम्स क्या होती है कि यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, वो गारंटी देता है एसएसआई के लिए कि भाई आप इन्हें लोन लीजिए और इनकी गारंटी हम आपको देंगे। तो उससे क्या होगा कि उन्हें जो आपकी एसएसआई यूनिट्स होती हैं, उन्हें कैपिटल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें कंटिन्यूली फंडिंग होती रहती है, जिससे कि क्या वो अपनी जो भी इंडस्ट्री है उसे वो कंटिन्यूली चलाते रहते हैं, उसे कंटिन्यूली आप उनकी जो इंडस्ट्री है वो रन वहां पर करेगी। अब जैसे अभी जो है कोरोना टाइम में आपका इकोनॉमिक जो आपका पैकेज अनाउंस हुआ है, तो उसमें 3-4 लाख करोड़ रुपए जो है, जो आपकी एमएसएमई है या आपकी एसएसआई है, उनके लिए आपका अनाउंस हुआ है। तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने प्रमोट कर दिया, मोटिवेट कर दिया कि आप आइए बैंक से आप लोन लीजिए और अपना जो भी बिजनेस है या अपना जो भी वर्क है आपका, आप उसे आगे स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उन्हें एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है और जो हमारी एसएसआई यूनिट्स हैं वो आपकी कंटिन्यूटी चलती है। 7th पॉइंट जो है इसके अंदर वो है आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या होता है कि जो आपकी एसएसआई होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें आपके कॉमर्शियल बैंक आपके होते हैं, ठीक है, आपके नॉर्मल आपके बैंक्स होते हैं, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उन्हें सिंपली बैंक्स जो आपका ये गवर्नमेंट होती है, जो ये आपकी आरबीआई होती है, उनकी गाइडलाइंस होती है कि भाई आप इन सेक्टर्स में जो कैश फ्लो होता है या फंड की जो रिक्वायरमेंट होती है, आप उसे इजीली इन्हें प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, जिससे कि इन्हें कोई अपनी फंक्शनिंग में या अपना प्रोडक्शन करने में इन्हें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उसके बाद आता है आपका एक टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस। टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका कि जो बहुत सारी आपकी कंसल्टेंसीज हैं, गवर्नमेंट टेक्निकल कंसल्टेंसीज हैं, जो कि उनका मेन काम क्या होता है कि भाई कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, उसे टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग वो चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आपकी टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज जो होती हैं, ये क्या कराती हैं, ये उन्हें वहां पर हेल्प प्रोवाइड कराती हैं, ये उन्हें वहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं, जिससे कि इन्हें कोई आगे चल के टेक्निकली कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी हो। इसके अलावा आपका नेक्स्ट जो आता है, जो आपका नाइन्थ जो आता है आपका वो है आपका मशीनरी ऑन हायर परचेज बेस। मशीनरी ऑन हायर परचेज बेस का मीन्स क्या है कि यहाँ पर भी गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी मशीनरी आपके एसएसआई द्वारा परचेज
परचेज की जाती हैं तो उन पे गवर्नमेंट आपको वहां पर उन्हें छूट देती है, उन्हें एक कंसेशनल प्राइस में वो सारी जो मशीनरीज होती हैं वो गवर्नमेंट आपकी अवेलेबल कराती है। इसके बाद आता है आपकी ट्रांसपोर्ट सब्सिडी। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मूव करते हो फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर, जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मूव करोगे फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर तो वहां पर आपको ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो आपकी एसएसआई यूनिट्स होती हैं उन्हें स्टेबल करने के लिए, उनकी कंटिन्यूली ग्रोथ के लिए भी गवर्नमेंट उन्हें एक तरीके से जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी उन्हें वो प्रोवाइड कराती है, जिससे कि इन्हें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसके अलावा आपका 11th है आपकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज। 11th पॉइंट है आपका ट्रेनिंग फैसिलिटीज, ठीक है। इसमें भी क्या है कि जो आपकी गवर्नमेंट होती है उसके बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका मेन काम क्या होता है कि सपोज करो मैं हूं या आप हो, हम अपनी कोई एसएसआई यूनिट ओपन करना चाह रहे हैं, अपना कोई स्मॉल स्केल पर अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो हम उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं कि भाई हाउ टू स्टार्ट स्मॉल एसएसआई यूनिट्स। तो गवर्नमेंट वहां पर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, जिससे कि क्या आप अपनी जो भी आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है आप उसे वहां पर उसे चला सकते, उसे आप रन कर सकते। इसके बाद आता है मार्केटिंग असिस्टेंस। नेक्स्ट 12th जो पॉइंट है वो है आपका मार्केटिंग असिस्टेंस। मार्केटिंग असिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि यदि आज हम नॉर्मली बात करें तो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है जो कि आपकी एसएसआईज होती हैं उनके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है एनएसआईसी, सिडको, तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपकी एसएसआई यूनिट्स होती हैं वो उन्हें वहां पर ट्रेनिंग देकर सकते हैं कि भाई आपको किस तरीके से काम करना है, आपको किस तरीके से जो आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको बनानी है, जिससे कि आप मार्केट में आप एक तरीके से सर्वाइव अपने आप को कर सकें। उसके बाद आपकी आती है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स। DICs होते हैं आपके, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, जिले लेवल पर होते हैं। तो उनका मेन मोटिव क्या होता है कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी आपकी एसएसआई यूनिट्स हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हें किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है, चाहे मे बी फाइनेंस की, चाहे अदर जो भी रिक्वायरमेंट है, तो वो आपकी जो DICs होती हैं वो उन्हें टाइम टू टाइम अवेलेबल आपकी करा के चलती है। अब ये तो बात होगी हमारी सब्सिडी और इंसेंटिव्स की। अब हम बात करते हैं जो फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन की होती है, उसमें आपके 3 पॉइंट्स आपके हो रहे हैं। जैसे है आपका वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स। वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स क्या होता है कि जो कंट्री एक्सपोर्ट करता है अपना प्रोडक्ट इन डिफरेंट कंट्रीज, तो वही अपनी तरफ से लिमिट लगा देता है कि हम केवल इतना ही प्रोडक्ट आपके कंट्री के अंदर हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो होता है आपका वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट। यहाँ पर क्या है कि उस पर्टिकुलर दूसरे कंट्री से आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि भाई आपको इतना करना है या इतना एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पर आप क्या करते हो, केवल आप अपनी तरफ से ही एक लिमिट सेट कर देते हो कि हम केवल इतना ही प्रोडक्ट आगे जो आपका एक्सपोर्ट करके चलेंगे या इससे ज्यादा प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट आपका नहीं करेंगे। तो वो होता है आपका वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट। अब इसके बाद आपकी आती है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो होती हैं उनका भी मेन मोटिव यही होता है कि भाई किसी न किसी तरीके से जो आपका बाहर से इंपोर्ट आता है उसे मिनिमाइज किया जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रेगुलेशन लगा देती है कि भाई कुछ आपको फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जिस टाइप का प्रोडक्ट होता है उस टाइप के ही कोई स्टैंडर्ड्स वहां पर सेट कर देती है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी आपको ये स्टैंडर्ड्स आपका प्रोडक्ट फॉलो करना चाहिए, जब भी आप हमारे कंट्री में आगे इसे सेल आउट कर सकते हो। इसके अलावा कि कुछ आपके एनवायरमेंटल आपके स्टैंडर्ड्स सेट कर देती है गवर्नमेंट कि भाई इसके अकॉर्डिंग ही ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पर जो है इसकी फंक्शनिंग होनी चाहिए, अदरवाइज हम इसे जो है अपनी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर अलाउ नहीं करेंगे। और लास्ट वन है आपका एंटी डंपिंग पॉलिसीज।
एंटी डंपिंग पॉलिसीज बेसिकली क्या होता है कि जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री में आकर अपने प्रोडक्ट को एक चीप रेट पर, एक कम रेट पर जो है आपका प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देता है, सेल कराना स्टार्ट कर देता है, तो उससे क्या होता है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें वहां पर प्रॉब्लम फेस करनी होती है, और जो आपका जो फॉरेन प्रोडक्ट है या जो आपका बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आपके मार्केट को कैप्चर कर लेता है। तो उसे रोकने के लिए गवर्नमेंट की एक एंटी डंपिंग पॉलिसी है, जहां पर वो हाई परसेंटेज ऑफ चार्जेस उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर लगा देते हैं कि वो सपोज करो हमारे यहाँ पर वो प्रोडक्ट 15 रुपीज का है और वो 10 रुपीज का दे रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके ऊपर 50% की एंटी डंपिंग ड्यूटीज वहां पर लगा देगी। इससे क्या उस प्रोडक्ट का प्राइस भी जो है वहां पर आकर आपका 14, 15 या 13 रुपीज हो जाएगा, जिससे कि क्या कि जो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी।